बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी अमेरिका की मुतज़ाद पॉलिसीज़ और मौक़िफ़ ने सिफारती रास्ते को मुतासिर कर दिया है। ऐसा कहना है जी इस्माइल बकाई ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। मुसलसल ईरान अमेरिका जंग बंदी जो है वो अभी तक जो जारी है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत जो है वो मामला ख़राब होता भी नज़र आता है। पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें करता है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पहले तो जंग बंदी प्रॉपर दोनों साइड से जो है वो मुकम्मल अमल दरामद हो रहा था, लेकिन अब दोनों जानिब से जंग बंदी की बात भी की जाती है, मतलब मज़ाकरात की बात भी की जा रही है। दोनों साइडें मज़ाकरात की बात भी करते हैं, टेबल टॉक की भी बात करते हैं, पुरअमन रहने की भी बात करते हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब हम लोग आए रोज़ सुनते हैं कि कहीं ना कहीं हमले भी किए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या मिडल ईस्ट की सिचुएशन दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गई है? क्योंकि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ईरान बिल्कुल भी अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो कि सबसे ज़्यादा राह में रुकावट है इस मज़ाकराती अमल के। दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, एक तो अफजूदा यूरेनियम, अभी तक उसका जो है वो माहदे में किसी तरफ भी मामला नहीं लगा कि अफजूदा यूरेनियम का क्या करना है, क्या ईरान जो है वो अमेरिका के हवाले कर देगा या फिर किसी तीसरे सालिस मुल्क के हवाले कर देगा। और दूसरा आबनाए हुर्मुज़। ये दो ऐसे मामलात हैं, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मज़ाकरात की राह में हायल हैं, लेकिन पसे पर्दा कहानी क्या है? इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच चुकी थी दोनों स्टेट्स। पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जंग बंदी हो गई, मज़ाकरात होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कह रहे थे कि हम मज़ाकरात के बहुत करीब हैं, बस आजकल वो कभी पाकिस्तान आने की बात कर रहे थे। एकदम से सर हमले फिर शुरू हो गए। क्या मामला दोबारा ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? जी सिद्रा, बुनियादी तौर पर जब 6 अप्रैल के बाद जब जंग बंदी हुई तो आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि रीजन वाइड जो जंग बंदी है ना वो होगी। मतलब जितने भी फ्रंट्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह का फ्रंट हो, हमास का फ्रंट हो या इधर यमन के अंदर जहां जहां भी जंग स्टार्ट है वहां पे ये जंग बंदी होगी। फिर आप देखते हैं कि जब नेतन्याहू ने लेबनान के अंदर जो है वो अपनी इन ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उनको भेजा और लितानी रिवर से आगे तक वो जाती हैं, और जब नेतन्याहू ने ये कहा कि वो बैरूत के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो ईरान ने बहुत धमकी का जवाब फिर उससे बड़ी धमकी से दिया कि अगर आपने बैरूत के ऊपर अटैक किया तो अल्टीमेटली हम नॉर्दर्न इजराइल को भी मिसाइल दागेंगे और अल्टीमेटली जो जंग बंदी जो है उसको भी हम सस्पेंड कर देंगे। तो उस वक्त आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आती है, और वो जो ट्वीट है वो नेतन्याहू के हवाले से वो तमाम अलकाबात से उनको नवाजा जाता है जो आमतौर पर बासियत पाकिस्तानी हम गुस्से में नेतन्याहू को या इजरायली हुकूमत को बोलते हैं। तो वो सारी की सारी बातें जो हैं वो लीक भी कर दी जाती हैं। एक्सियस की रिपोर्ट जो हमारे सामने आती है, और उसके बाद एक ट्वीट जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की और दूसरी ट्वीट जो थी वो नेतन्याहू की थी, और वहीं से अमेरिका के अंदर ये डिबेट होना शुरू हो गई थी कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो फासले हैं वो अब बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं। देखिए, ईरान की जो दुश्मनी है ना, ये कॉमन इंटरेस्ट था बिटवीन द इजराइल एंड अमेरिका, लेकिन जब ईरान पीछे चला जाता है तो इस रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और दीगर वो ममालिक हैं जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं। और अमेरिका जो है वहां पे आकर के अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उनमें डाइवर्जेंस आ जाती है। तो जब लेबनान के ऊपर अटैक होता है तो फिर आप देखते हैं कि वहां से जो जैसे ईरान की हुकूमत ने कहा था कि हम अल्टीमेटली आपके ऊपर हमले कर देंगे, तो जैसे बैरूत के ऊपर हमला नेतन्याहू करता है तो उसके फौरन बाद आप देखते हैं कि अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का नाम देकर ईरान ने फिर नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे, और उसके नतीजे में फिर इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर रात फिर स्ट्राइक्स की, कोई 4 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं। तो अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो हमें क्या बता रही है कि ईरान ने ये एक्ट करके जहां पे अपनी रेड लाइन को एक्सपेंड कर दिया है, जो डेटरेंस थी ना उसको एक्सपेंड कर दिया है कि अब सिर्फ ईरान की जमीन के ऊपर जो हमला है उसी का हम जवाब नहीं देंगे, बल्कि ईरान के अलावा
दीगर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, लेबनान हो, हमास हो, सीरिया हो, क्योंकि अब तक इजराइल का जहां पे भी दिल कर रहा था ना, मुंह उठा के वो बमबारी शुरू कर देता था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर साहब, मामला भी यही है, क्योंकि ईरान जब भी मुज़ाकरात की बात कर रहा था, ईरानी रहनुमाओं की जानिब से बरमला इस बात का इजहार किया जा रहा था कि अगर लेबनान पर भी हमले किए जाएंगे तो वो ईरान पर हमले समझे जाएंगे। और जैसे आगाज में आपने कहा कि अमेरिका इजराइल में बज़ाहिर हमें लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। सर, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, इजराइल मुसलसल जो है वो अटैक करता जा रहा है, तो सर ये मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, ये टेबल टॉक पे किस तरह से आएंगे? क्योंकि अमेरिका ईरान अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, इजराइल को कौन रोकेगा? देखिए सिद्रा, यही वो सारी की सारी पेचीदगियां हैं इस अमल के अंदर। अगर आपको याद हो ना, तो जब JCPOA हुआ था ना, तो 20 माह तक, मतलब 20 महीने निगोशिएशंस जारी रही थी और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर दुनिया के मुमालिक भी ईरान के ऊपर प्रेशर कर रहे थे। कोई 3 दर्जन से ज्यादा राउंड हुए थे टॉक के, फिर जाके जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे साइन किए गए थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। ईरान जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली इस जंग को जीत रहा है और ये वो उसका कॉन्फिडेंस है। और उधर आप देखते हैं कि दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपनी सारी रिलेटिव पावर खो चुका है। यूरोपीय यूनियन उसके साथ नहीं है, खित्ते के मुमालिक उसके साथ नहीं है, और जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन था अमेरिका को लेके। तो इस सारे सिनारियो के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो तो जब पहुंचनी है अपनी मंतकी अंजाम तक तब पहुंचनी है। लेकिन तीसरा जो फरीक नेतन्याहू है ना, वो कभी भी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। तो नेतन्याहू जो है ना, ये जी सर, वो अपनी कभी भी नेतन्याहू स्पॉइलर का रोल बहरहाल प्ले करता रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर इस डील के जो इम्कानात है ना, वो बड़े कम हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर जो ईरान है वो ये कहता है कि कोई 20 बिलियन के करीब जो मेरे एसेट्स है ना, उनको, जो फ्रोजन एसेट्स है, उनको रिलीज किया जाए, ताकि जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है हमारा। और ईरान ये कहता है कि ये इससे पहले 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो चुका है। कतरी बैंक के अंदर अमेरिका जो है वो पैसे ट्रांसफर करता था और ईरान जो है वो अल्टीमेटली अपनी एक चेक लिस्ट दे देता था कि हमें ये आइटम चाहिए हैं, और अमेरिका उन आइटम्स को अप्रूव करता था, तो पैसे ईरान को रिलीज हो रहे थे। तो ईरान कहता है कि मैकेनिज्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसी मैकेनिज्म को देखते हुए आप वो पैसे कम से कम 20 बिलियन जो है ना, वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उसके तनाजुर में आप हमको दो, ताकि हम आगे जो डील का जो दूसरा फेज है उसका हम आगाज कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, डॉक्टर इरफान साहब, एक तो सवाल आपकी बातों से जो मेरे जहन में आ रहा है, उभर रहा है, वो ये है कि जो मुंजमद एहसासों की आपने बात की है, फ्रोजन एसेट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कल या परसों का उनका खिताब था जिसमें वो कह रहे थे कि जो भी ईरान के फ्रोजन एसेट्स मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे गल्फ कंट्रीज में जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप तो बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम भाई उनका नुकसान भरेंगे, उधर ईरान कह रहा है कि हमारा पहले नुकसान पूरा करें। ये तो मामला संभलने की बजाय, सिमटने की बजाय उलझ रहा है। हाँ, उलझ रहा है। देखिए इस वक्त जो रीजन है ना, ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां पे ये एक लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी इज जस्ट वेटिंग फॉर द रीजन। सही, एक ऐसी इंस्टेबिलिटी जिसके अंदर अमेरिका भी अपने तमाम मफादात को खो देगा और दूसरी तरफ इजराइल के भी जितने भी, आप देखें ना, इजराइल की अब तक जितनी भी स्ट्रैटेजी रही है वो क्या थी कि वो सबसे पहले कहता कि ये मेरी बफर जोन है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो गोलान हाइट्स हो, चाहे वो लेबनान के अंदर हो, बफर जोन को फिर वो अपने साथ अनेक्स करता था और फिर उस बफर जोन को सिक्योर करने के लिए कहता था मुझे एक और बफर जोन रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से वो अपनी जो एक्सपेंशन है इजराइल की वो आपको करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान जो था वो अब तक खामोश था और इस वक्त जो ईरान ने जवाब दिया है ना, इससे एक तो ईरान ने 2 फायदे लिए हैं। सही। एक ये फायदा लिया है कि उसने अल्टीमेटली ये बता दिया है कि मेरी जो एक्सक्लेनेशन है ना वो एक्सपेंड कर चुकी है और मेरी रेड लाइंस जो है ना वो ईरान से जमीन से बाहर भी हैं। जो दूसरा अल्टीमेट उसने मकसद हासिल किया है ना इन अटैक से जो उसने इजराइल के ऊपर किए हैं
कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो फासले उसको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और जिस अमेरिका की शाह के ऊपर इजराइल ईरान के साथ जंग कर रहा था, ईरान की अब यह कोशिश ये है कि लेबनान को एक टेस्ट केस बनाया जाए ट्रंप के लिए कि मैं तुम्हारी डील को तब मानूंगा जब तुम्हारी नेतन्याहू मानेगा। अगर आज नेतन्याहू तुम्हारी मानकर लेबनान में जंग बंद नहीं कर रहा तो मैं क्यों तुम्हारे पास साथ ऐसी डील करूं कि मैं ये समझूं कि मैंने डील कर ली और कल को इजराइल दोबारा से मुझ पे हमला कर दे। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी की जी डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइए कि बिल्कुल जो इसराइल का मामला है वो तो बीच में बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जिसपे मुसलसल अमेरिका ईरान जंगबंदी की बात तो हो रही है, लेकिन असल अगर कहा जाए फसाद की जड़ तो इसराइल है। असल मसला जो है वो तो इसराइल का है। वो जब तक खामोश नहीं होगा और वहाँ से जब तक मामलात को क्लियर नहीं किया जाएगा, जंगबंदी मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात या जंगबंदी किसी भी तौर पर जो है वो देर पा हो सकती है। दूसरा पॉइंट सर मुझे ये बताइए कि अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो तमाम की तमाम अमेरिकन मिसाइल अटैक्स में जो है वो शहीद हो गई। उसके बाद ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और ईरान इतनी स्टेबल कंट्री नहीं है कि वो इन सारे नुकसानात को इतनी आसानी से बेयर कर ले या उसको फ़र्क ना पड़े। सर कहीं से सपोर्ट आ रही है ईरान को? ईरान किस तरह से अभी तक इतनी मज़ाहमत कर रहा है और फ्रंट फुटिंग पे मौजूद है? देखिए, पहले तो आपके सवाल का जो पहला कि इजराइल जो है वो क्यों ये सारा कुछ कर रहा है। देखिए, इजराइल इस वक्त जो डॉक्ट्राइन है ना इजराइल की, वो नई डॉक्ट्राइन मुतारफ कराई है इजराइल ने, एंड दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट सिक्योरिटी। कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं हमारे लिए, हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। पोटेंशियल थ्रेट्स के अंदर बेशक वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हौती बागी हो, तो जो हमें लगेगा कि मुस्तकबल के अंदर ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तनाजुर के अंदर इजराइल तो उस डॉक्ट्राइन के तरफ जा रहा है। अब दूसरी तरफ आपने बात किया ईरान की। ईरान के जो 40 साल की प्रैक्टिस है ना, ईरान ने मज़ाहमत के नाम पे रेवोल्यूशन लेके आया था और उसके बाद उसने एक्सेस ऑफ इवल नहीं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया था अपनी जो कॉलोनी या आप कह लो कि अमेरिका की हेजेमनी जो थी इस इलाके के अंदर, उसके खिलाफ मैं हमेशा मज़ाहमत करता रहूंगा। और ईरान के पास 40 साल का तजुर्बा है मज़ाहमत करने का, सैंक्शंस को अब्जॉर्ब करने का, 40 दिन की जंग को अब्जॉर्ब करने का, 40 दिन की जंग के बाद ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड को भी अब्सॉर्ब करने का, और ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड के बाद इस वक्त इस खित्ते के अंदर आप देखें दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक जिनको अमेरिका के साथ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट किए, कुवैत ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, दूसरी तरफ अमेरिका और जो इजराइल है, दुनिया की सबसे बड़ी दो एटमी ताकतें एक ऐसे मुल्क के खिलाफ बरसरे पैकार थी जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई थी, और उस मुल्क ने ना सिर्फ 40 रोजा जंग के अंदर सस्टेन किया बल्कि जंग बंदी के ऊपर उन दोनों फ्री कैन को मजबूर भी किया। और इस वक्त ईरान ने जहां पे अपने जो पर्शियन गल्फ के वेस्ट के अंदर जितने अरब कंट्रीज हैं उनको एक्सपोज किया है कि ये अरब कंट्री जो है ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरा, ईरान जब चाहे उसने ये रियलाइज करवा दिया है पूरी दुनिया को कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की जो शिपिंग है, ट्रैफिक है, उसको बंद करके इकोनॉमी को हिला सकता है, जब चाहे उनकी एविएशन को स्टॉप कर सकता है, और जब चाहे जो अमेरिका के इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर उनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। तो ईरान इस सारे सिनारियों के अंदर इस खित्ते की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बनकर हमारे सामने आया है। और दूसरी तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप एक खास किस्म के दबाव में नजर आता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की आपको याद है कि करारदाद भी पास हो चुकी है जो इस वक्त सेनेट के अंदर जा रही है। उसके बाद उसकी रिलेटिव पावर यूरोपीय यूनियन उनसे दूर हो चुका। इस खित्ते के अंदर उसके जो इत्तेहादी थे उनकी जो बेसिस थी वो तबाह हो गई, और इत्तेहादी जो हैं वो अमेरिका को शक की निगाह से देखते हैं और मुस्तकबिल के लिए अपने सिक्योरिटी को लेकर वो किसी और ताकत की तरफ देखना चाहते हैं। जी सिद्रा, ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने कहा कि जो इत्तेहादी मुमालिक मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज बाकी उनकी हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्वियसली परेशान तो हैं। पूरे का पूरा गल्फ अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो सयाहत वहाँ पे, सिक्योरिटी वहाँ पर मतलब उनका टॉप
नॉर्थ जो है वो अगर कहा जाए उनका पॉइंट होता था या फिर उनका फ़ायदा होता था वो यही होता था, पूरी दुनिया समझती थी ये सिक्योर तरीन कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया है, कारोबार तबाह हो गया है। वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, जिनका कोई आम बंदा ख्याल नहीं कर सकता था कि वहाँ तक पहुँचना है या जाना है। वहाँ पर जो है वो रियायतें लगना शुरू हो गई हैं, यानी वहाँ पे सेल्स लगना शुरू हो गई हैं, उनके प्राइसेस डाउन हो गए हैं, इतना बुरा हाल हो गया है इकोनॉमिकली। और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला नहीं ठीक होता, ये ईरान अमेरिका जंग बंदी, लेबनान की हम बात करते हैं, नहीं, यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में ये सारे ममालिक मुतासिर होंगे और पूरी दुनिया जो है वो इस सारे सिनेरियो से मुतासिर होगी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बजट आने वाला है, आज 8 तारीख हो गई है, 2 रोज़ रह गए हैं, 10 को बजट पेश किया जाएगा और बिल्कुल खबरें अच्छी नहीं हैं। अब गवर्नमेंट के प्लान सुन के दिल चाहता है कि इंसान जो है वो अपना माथा पीटे या फिर अपना सर किसी दीवार में लगा दे जाके। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो तखमीना लगाया है कि आने वाले साल में हम इतने जमा करेंगे, उसकी डिटेल पहले सुन लीजिए, फिर आपको बताती हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं और किस किस तरह से हम लोग पे करते हैं। नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हदफ है वो 9,837 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जो कि 30 जून को ख़त्म होने वाले रवा माली साल 2025-26 के तखमीने के मुकाबले में 957 अरब रुपए ज़्यादा हैं। यानी जो 2024-25 के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हुकूमत ने पैसे जमा करने का तखमीना लगाया था, आने वाले साल में 957 अरब रुपए ज़्यादा हदफ रखा गया है। और ये डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जी, जितना आप कमा रहे हैं वो आप पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा। आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके पास कितनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो कि डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि गधा घोड़ा सब बराबर, चाहे आपकी तनख्वाह से टैक्स कटता है या फिर आप कोई बहुत बड़े कारोबार हैं, आप 1 रुपया टैक्स का नहीं देते, बल्कि आप ब्लैक में कुछ पैसे FBR को देकर टैक्स से बच जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो तमाम चीज़ों पे वो हर ख़ास व आम ने उतना पे करना ही करना है। और सबसे आसान हदफ होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हम लोग डबल रोटी पे, अंडों पे, अशिया ज़रूरिया पे, फिर 1 लीटर पेट्रोल पर ये जो लेवी की मद में हम लोग 142.41 रुपये हम लोग अदा करते हैं। चाहे वो बेचारा 100 रुपये पेट्रोल डलवाने वाला हो या फिर कोई लैंड क्रूज़र में जाने वाला हो, उसने इतना टैक्स 1 लीटर पर हुकूमत को देना ही देना है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से इस पे बात करते हैं। फरासत शाह साहब है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर मौशियात हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फरासत शाह साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, जमात इस्लामी गाहे बगाहे हमें बताती है कि हम एहतजाज करेंगे, रोड्स पे निकलेंगे, बजट को नहीं मानेंगे, महंगाई को नहीं मानेंगे, लेकिन सर हो तो कुछ भी नहीं रहा ना। अभी भी आपका प्लान तो है लेकिन अमल दरामद वैसे नहीं होता। जी, ये ठीक है आपकी बात कि हम ऐलानात भी करते रहते हैं और कुछ करते भी हैं, कम से कम कुछ तो करते हैं, वरना तो खामोशी नजर आती है थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कोई ज्यादा बातचीत आप भी सर गवर्नमेंट से डर के बैठे हुए हैं, साइड पे लगे हुए हैं बिल्कुल दीवार के। नहीं, ऐसा नहीं है। पीटीआई ने तो मारे खा ही लिए, आप तो बाहर ही नहीं निकल रहे। नहीं, हम ही निकले हैं बाहर, सड़कों के ऊपर तो खैर कोई और नहीं आया पिछले 2 सालों में, तो हम ही निकले हैं। जो पिंडी में भी धरना दिया था, उसके नतीजे में कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी भी आई थी, लेकिन दैट इज नथिंग, आटे में नमक के बराबर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ साथ हम देखिए जो चीजें हमसे हो सक रही हैं वो तो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वी आर डूइंग कनेक्टिंग डायरेक्टली टू द पीपल, ताकि हम उनको एजुकेट करें। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। ये मुझे बताइए कि जो 2 साल पहले किसे मालूम था कि IPPs क्या होती हैं? ये जमात इस्लामी ने अवेयरनेस दी, आज बच्चा जानता है कि IPPs ने किस तरह हमें तबाह और बर्बाद किया। इसी तरह अब जो हमने लेवी, पेट्रोलियम लेवी का आपने भी जिक्र किया, ये इतना बड़ा जुल्म है, इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है 1 हफ्ते पहले,
और इसके अलावा जो आप कह रही हैं कि ऐलान भी किया कि हम मज़ाहमती तहरीक भी इसके ऊपर चलाएंगे, वो उसकी वजह यही है कि आपने जो बात की ना कि ये हर एक के ऊपर यकसा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, ये लेवी भी उसी का ये एक किस्म है। एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज ए टैक्स। उसको नाम दे दिया लेवी का क्योंकि उसमें उन्होंने आजादी ले ली है। 2025 में हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन ने अपने हाथ काट के हुकूमत को दे दिए कि आप जब चाहें इसे जितना चाहें बढ़ा लिया करें। पहले एक कैप लगाने की उनको एक पोजीशन तो थी ना, आप कैप भी नहीं लगा सकते, भी ये बढ़ाते रहते हैं अपने। अब इसमें जो टैक्स देने वाले हैं, आपने जैसे कहा कि हर आदमी बराबर का टैक्स दे रहा है, जितना वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, जो भी कर रहा है, हर एक कर रहा है। और उसमें बाज लोग तो शायद ऐसे हों जो कि टैक्स नेट में भी नहीं आते, जो उससे भी नीचे हैं, जो शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट रिसीव कर रहे हो, जो शायद ज़कात रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जब ये टैक्स देना हो तो हुकूमत उनसे भी टैक्स ले लेती है। ये कैसा इंसाफ है? देखें, ये टारगेटेड कोई काम होना चाहिए पहले तो, कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए इन लोगों को। और आजकल की डिजिटल दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ये ना कर सकें। अगर विल ही ना हो तो फिर और बात है। आप इन लोगों को, जो पुअर और जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड लोग हैं, जो ये बाइकियां चलाने वाले हैं, जो ये डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, इनके पास तो इन्होंने अपने काम छोड़ दिए हैं इस वजह से कि अभी इनको बनता नहीं है, घर के ऊपर पैसे नहीं बचते, जिस हिसाब से ये लेवी पेट्रोलियम की बढ़ाते चले जा रहे हैं। और फिर एकदम से बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी करके कम करके ये देने की कोशिश करते हैं इंप्रेशन की जी गवर्नमेंट बड़ा वो कर रही है, वो कह मैं सीने पे पत्थर रख के ये सब काम करते हैं, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। लेकिन ये कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक बहुत बड़ा जुल्म है, ना सिर्फ लेवी बल्कि आपने एक जो सैलरीड क्लास का जिक्र किया उसमें भी उनको एक आसान हदफ मिल जाता है। एफबीआर क्योंकि काम नहीं कर सकता अपने, एफबीआर क्योंकि अपने रेवेन्यू के टारगेट्स मीट नहीं कर सकता, तो फिर वो इन लोगों के पीछे चले जाता है जो ऑलरेडी दे आर प्रे टू देम कि जी वहां से जाके बस डायरेक्टली बढ़ा दीजिए। अब आपकी जो सैलरीड क्लास है, लास्ट ईयर इससे 29% ऑफ द टैक्स जो है वो इनके जरिए पूरा हुआ है, जो कि आसान हदफ है। और जो आज से कुछ साल पहले सिर्फ 10-12% हुआ करता था, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बस इनको दबा दो। अब आप ये बताइए कि जब इन लोगों के पास भी एक तो कुव्वत खरीद नहीं रहेगी तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? जब इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा तो सारे ही लोग इफेक्ट होंगे। तो ये टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये लगा के आईएमएफ के कहने पे जो कहा जाता है, ये तो इससे काम नहीं चलेगा। आईएमएफ के सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको। ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें रीनेगोशिएट हो जाती हैं। आप जाके हाथ बांध के खड़े जाते हैं। आपने सर इकोनॉमी को चलाने की बात की है। सर यहाँ किसको फिक्र है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी? यहाँ तो कुर्सी की दौड़ है, बस कुर्सी मिल गई, अपना टाइम पूरा करो, इंजॉय करो अपनी पावर को, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में भी किसने रहना है, बाहर चले जाएंगे। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो तूफान है, सर कोई रोकने वाला नहीं है। एफबीआर की कारकर्दगी पर क्या क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा पा रहे और आप मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है टैक्स के हवाले से और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो आवाम की इकोनॉमी है, जिसका ताल्लुक जो है उनके लाइवलीहुड से है, उनके ज़िंदा रहने से है और रोज़ की खुराक पूरी करने से है, उस पर जितने टैक्स आयद कर दिए गए हैं उसके बाद अब इनके पास कोई सी लोग जितनी गुंजाइश नहीं है कि ये आवाम पर कोई मज़ीद टैक्स लगाने की जुर्रत करें। अगर ये जुर्रत कर रहे हैं तो ये जुर्रत नहीं, ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा और इस जुल्म को सहने की अवाम में अब सकत नहीं है। वो इसका रद्द-ए-अमल कैसे देंगे, क्या होगा, इस पर तो अभी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन होगा जरूर। देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जो लेवी की मद में दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा टैक्स रेट वसूल कर रहा है अपने गरीब अवाम से। सही। क्योंकि जो उमरा की कारें हैं वो या तो उनके पास प्रिविलेज्ड कंडीशन में है कि उन्हें मराहत की सूरत में मिली है, या वो नाजायज कमाई के हवाले से ज्यादा उन्होंने खरीदी हुई। सही। और वो अफोर्ड भी करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी अगर मराहत को मुख्तलिफ मदों में उनको हासिल है, तिजारती हवालों से और ज़री हवालों से, बड़े बड़े जागीरदारों की, और सारा वो जो अवाम पर आ रहा है और अवाम में भी फिर सिंगल आउट कर दिया जाता है तनख्वाहदार तबके को।
के छोटा ताजिर, साबरी फरोश और छोटे से छोटा जो वेंडर है वो भी अपनी कसर पूरी कर लेता है महंगाई। लेकिन ले देकर एक तनख्वाह जो है वो काबू आता है या पेंशनर काबू आते हैं, और एक जो टैक्स इन्हें मतलूब होता है उसका 70-80% ये उनकी कमर पर फिर लाद देते हैं। बाकी इसका कोई जवाब नहीं कि जो डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम की मद में काट दिया जाता है, उसके बाद जीएसटी जो है वो खाने पीने की अशिया पर जी एक बड़ी अच्छी खबर बनती है कि जीएसटी की अगर 100 रसीदें आप जमा कर लें किसी ग्रोसरी स्टोर से जाके, तो उसमें से आपको एक अच्छे बड़े परसेंटेज में ऐसी ग्रोसरी मिलेगी कि जिस पर दुनिया में कहीं टैक्स नहीं बनता। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर वो लगता है, और कि क्या हद है, किस तरीके से वो काटा जाता है, जो इसके गिमिक्स हैं, ये सारा कुछ गिमिक्स पे चलता है। ये शोबदेबाजी करती है हुकूमत, और फिर ये जो पेट्रोल की कीमतें उससे खेलती है। और ये जो आईपीपीएस से जो इन्होंने 10 साल खेला है, साल क्यों होगा बल्कि ज्यादा हो गए, 20-22 साल हो गए कि ये आईपीपीएस को जो इन्होंने कमाई करवाई है अवाम को लूट लाट कर, उसके बाद तो अब इनके ऊपर क्रिमिनल कानून के तहत जो है मुकदमे बनते हैं। जो सर कौन बनाएगा मंसूरी साहब, कौन मुकदमे बनाएगा? ये खुद ही बनाने वाले, खुद ही बाहर आने वाले, इन पे सर किसने मुकदमे बनाने? मैं आपकी वसातत से एक तजवीज़ पेश करने लगा हूँ यहाँ पर। जी जी। कि भारत में तो कॉकरोच पार्टी बन गई है। बन गई सर। हम एक रिवायती पार्टी जो है, जो रिवायती तंजीम होती थी, वो भी इस मुल्क में खत्म कर दी गई बड़ी साजिशों के साथ। वो है मुल्क गिर सिता की तंजीम सारफीन, अंजुमन सारफीन, जो एक मॉनिटरिंग का रोल अदा करे, सही, इन सब का कत्ता चट्टा जो है जमा करे कि किस तरह टैक्स वसूल किया जा रहा है, किस तरह आईपीपीज जो है वो किस तरीके से अवाम की जेब काट रहे हैं। ये जो लेवी का जो मामला है, उसमें जो हुक्मरान तबका है, खासतौर पर जो पार्लियामेंट में बैठा है, जो मौरूसी हुकूमतें चला रहा है, वो टैक्स के कितने बड़े बेनिफिशरी हैं। ठीक है ना, हमारे जो इस बीमार टैक्स निज़ाम के, जिसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो गरीब अवाम है। सर उनके कई लोगों के पूरे गांव चोरी की बिजली पे चल रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। उनके डेरे पूरे जो है वो चोरी की बिजली पे चल रहे हैं सर, थाने चोरी की बिजली पे चल रहे हैं, डायरेक्ट लाइनों पे। जिन्होंने ठीक करना है उसी में वही मुलव्विस है, तो सर ठीक कौन करेगा? देखिए, अब इस सवाल का जवाब हमें हासिल कर लेना चाहिए कि कौन ठीक करे। ये हमारी जो रियासती जो ढांचा है वो तो ठीक नहीं करेगा, वो तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी है। सही। और वो बीमार है, और वो नाअहल है, और वो बदनीयत है, वो अवाम दुश्मन है। अब ये काम खुद अवाम को करना होगा। ठीक। कुव्वत अवाम से मसला हल होगा। मंसूरी साहब, कुव्वत अवाम जो है वो हमें उसका तराना ही नहीं पड़ना चाहिए। मंसूरी साहब, आपका ये जो पॉइंट है ना अवाम वाला, के जिन्होंने ठीक करना है वो बीमार हो चुके हैं, अब उनको अवाम की जानिब से ड्रिप्स लगाई जाएंगी तो शायद कोई मामला बेहतर हो जाए, और वो ड्रिप्स लगाने की कोशिश कर रही है जी जमात इस्लामी। फरासत शाह साहब, मुझे सर ये बताइए कि जमात इस्लामी के पास क्या ऐसा प्लान है कि अवाम को साथ मिलाया जाएगा, अवाम आपके साथ किस हद तक साथ चलेगी, और कैसे इस जुल्म से निकला जा सकता है? जी देखिए, जमात इस्लामी के पास एक, आपको पता है कि जमात इस्लामी एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों की ज्यादातर इसमें मेंबरशिप है, और हमारे पास तकरीबन तमाम मिनिस्ट्रियल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमारी पॉलिसी साजी के लिए या पॉलिसी पोजीशन पेपर्स तैयार करने के लिए टीम्स काम कर रही हैं। ठीक है, इकोनॉमी पे भी काम कर रही है। अभी हमने कुछ अरसे यानी पिछले हफ्ते हमने प्रेस ब्रीफिंग एक दी थी बजट के हवाले से। अब बजट के हवाले से जाहिर है कि उसकी पूरी डिटेल तो यहाँ पे अब डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन आपने कहा कि जी आपके पास क्या प्लान है, तो प्लान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, एक तो ये टैक्सेशन के हवाले से जो जुल्म ज्यादती हो रही है इसकी हमने बात कर ली। दूसरी बात ये है कि क्या करने की चीजें जिससे ये चीजें ठीक होंगी, जो आप पूछ रही हैं। एक जो सबसे बड़ा हमारा एरिया है जिसमें हमारी बहुत बड़ी लैकिंग है, और आपको तो पता होंगे नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 25 to 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, जिसमें से जो सबसे इसमें और भी ज्यादा खतरनाक स्टैटिक है वो ये है कि इसमें 9.7 मिलियन बच्चे सिर्फ पाकिस्तान में, यानी 1 करोड़ सिर्फ पंजाब में, यानी 1 करोड़ के करीब पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ पंजाब में
वो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल गोइंग जो है। और हमारा नंबर दुनिया में दूसरे नंबर पे है। वो दूसरे नंबर पे इसलिए कि पहला नंबर इसलिए कि वो वहां पे कुछ वॉर सिचुएशन है, इस वजह से वहां जा रहे हैं। लेकिन हमारे 9.7 पंजाब में, 7.4 प्रोबेबली 7.8 इन सिंध, फिर इसके बाद केपीके में 4 पॉइंट समथिंग और बलुचिस्तान में 3.5। ये इतने परसेंट बच्चे जो है, ये हमारे इतने मिलियन बच्चे जो है वो हमारे स्कूल से बाहर है। तो ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना। आप सारी दुनिया की बातें करते रहे, सुलह सफाई करवाते रहे और एटमी ताकत होने का डंडोरा पीटते रहे, ये जो एटम बम आप अपनी आवाम के ऊपर गिरा रहे हैं, ये जो बच्चों को ये पढ़ाई का, एजुकेशन का हक आपने उनसे छीन लिया है, इसको आपने पूरा करना है, क्योंकि यहीं से इकोनॉमी रिवाइव होगी। जब आप ऐसे लोग पैदा करते रहेंगे जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो फिर तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ बनता चला जाएगा ना। तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इसके लिए जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं बजट में, उसमें इजाफा करना चाहिए। इसको किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करें। खुदा के लिए ये जो स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, इनको प्राइवेटाइज करने पे लग गई हैं मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा और दीगर लोग भी, और बड़े खुश होते हैं कि हमने प्राइवेटाइज कर दिया। ये तो गवर्नमेंट का काम है सारी दुनिया में। प्राइमरी जहाँ पे एजुकेशन तो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं स्कूल, वहां पर वो स्कूलों के पंखे भी उन्होंने बंद कर दिए हैं कि भाई बिजली का बिल बहुत आ गया है। ये प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है ना, वो सरकार के स्कूलों का हाल हो रहा है सर। जी। तो ये एक हमारी प्राइमरी एरिया है जिसके ऊपर हम बार बार कह रहे हैं कि इस एजुकेशन को आप इस पे ज्यादा फोकस करें, इसके ऊपर पैसा खर्च करें। और वो पैसा कहाँ से आएगा? आप कह देते हैं जी आपकी तो विश लिस्ट है, ये सब पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास डेट में फंसे हुए हैं और ये हो गया वो हो गया। देखें, जब आपके पास विल हो तो चीजें निकल आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपके जो हम टैक्स की बात कर रहे थे, कौन से सेक्टर थे जो टैक्स से बाहर हैं? आप एक है बड़े बड़े जागीरदार और एग्रीकल्चर के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं होता। एक है जो रियल एस्टेट से मुतालिक है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। आप इन सेक्टर्स को अगर टैक्स नेट के अंदर ले से एक खास परसेंटेज आप मुख्तस कर दें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो फिर ये काम चल सकता है। और ये लोकल बॉडीज लेवल पे होना चाहिए ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी वहीं से हो। ये प्रोविंसेस लेके बैठ जाते हैं पैसे, ना ये इस्तेमाल करते हैं और ना अकाउंटेबिलिटी होती है। फरासत साहब, लोकल बॉडीज की आपने बात की है, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, पावर नीचे तक जो है वो होनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात तो हमारे बस नारों में ज़रूर मौजूद हैं और कहीं नहीं है। मंसूरी साहब, मुझे सर शॉर्टली आंसर कीजिएगा कि पूरी दुनिया में जब टैक्सेस लिए जाते हैं तो बदले में आवाम को सहूलियात दी जाती हैं। सर, हम यहाँ पर अगर हमें हेल्थ चाहिए तो थोड़े बहुत अगर पैसे हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमें एजुकेशन चाहिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमें बिजली चाहिए तो लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं आती, या हम सोलराइजेशन पे जाते हैं, या हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। गैस हमारे घरों में नहीं आती, हम लोग सिलेंडर भरा के इस्तेमाल करते हैं। पानी हमें साफ़ नहीं मिलता सर, हम पानी ख़रीद के पीते हैं। सहूलत क्या मिल रही है सर हमें? मंसूरी साहब। ऐसे जी, सहूलत का तो यह है कि जो सहूलत का जो बजट होता है डेवलपमेंट, वो तो आप हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात है कि उसमें जो करप्शन का अंसर है जी, वो इतना गंभीर और तशवीशनाक है कि सब कुछ सामने आने के बावजूद, सारा कुछ बेनकाब होने के बावजूद उस पर टच से मत नहीं हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि आपकी गंदम की फसल तैयार है, जिसमें करोड़ों जो किसान मजदूर हैं उनका खून पसीना शामिल है, और वो मुंतजिर हैं कि भी अब हमें साल की आमदनी आए तो हम अपना गुजारा करें, और अवाम मुंतजिर हैं कि उनको जो है गंदम जो है वो सारा साल के लिए मिले और एक मुनासिब कीमत पर मिले। तो आप एक मुल्क से जो जंग ज़दा मुल्क है उससे औने पौने जो है एक बहुत बड़ा उसी फसल के बराबर आप गंदम जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं, और फिर जो किसानों पे गुजरती है, जो अवाम पर गुजरती है, तो वो सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बेड़ा गर्क हो गया, जिससे अवाम का जो चूल्हा है, खुराक है, उनकी सब्जी है, सब कुछ मुतासिर हो गया। पूरा खुराक का निज़ाम जो है वो मुतासिर हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट का तो अब नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सही। जो है आटे में नमक बराबर, उसमें भी करप्शन का अंसर। आप देखें जो स्कूलों का बजट है, जो इस वक्त हेल्थ का बजट है, जो यूनिवर्सिटियों की जो ग्रांट्स हैं वो कहाँ जमीन से लगी हुई हैं,
और एक सरकार लटकी हुई है कि इसमें कमी ना हो जाए, इसमें कभी ये बंदिश ना आ जाए, और एक झटके जो हैं वो वक्तन फवक्तन पड़ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, कभी किसी और सरकारी इदारे में 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने की नहीं मिली, यहाँ तक ये नौबत शुरू हो गई है। तो इसलिए ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी में कमाई की है और जिस तरह जो बाहर के ममालिक हैं, तंजीमें हैं, रीजन्स हैं, इस तरह वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उस वक्त उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है इनको चाहिए कि IMF और ऐसे जितने भी इनके जो फाइनेंशियल इदारे हैं, इंटरनेशनल जिनसे रूल्स हैं, उनके हवाले से केस तैयार करेंगे अपना। सही। जो माहिरीन मुआशियात हैं उनसे कराएं, और इसमें जो खारजी अमूर के माहिर हैं उनको भी शामिल करें, और वो एक केस तैयार कराएं, एक जो इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रियायत लेने के लिए अवाम के लिए, क्योंकि ये फौरी तौर पर तो ये होगा नहीं, बजट तो ये सर पर खड़ा है, और उसका जो सारा जो अवाम को डराया जा रहा है वो IMF की तलवार से कीजिए, तो IMF बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। फरासत शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा वैलिड पॉइंट, पहले भी कई एक्सपर्ट्स की बात होती है तो वो यही कहते हैं कि ये बड़ा मुनासिब टाइम है कि आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को मतलब आगे करके जो है वो IMF से बहुत सारी रियायतें ले सकते हैं कि मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मुश्किल में हैं, हम भी रियायतें ले सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी को कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, ये जो है वो सीना तान के बताया जा रहा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आने वाले साल में इतने मजीद लेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 नशिस्तें और बड़ी तादाद में उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे थे। पीपल्स पार्टी कह रही थी हम जीतेंगे, नून लीग कह रहे थे जी, बल्कि असमा बुखारी साहिबा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा जी हर तरफ से शेर शेर की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर पता नहीं शेर कहाँ चला गया। खैर, अभी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक जो डिटेल्स मुझ तक पहुँची हैं वो ये हैं कि 24 में से 19 ऐसी नशिस्तें हैं जिनका गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें से पीपल्स पार्टी इस वक्त टॉप पे जा रही है। 9 सीटें जो हैं ये बताया जा रहा है कि वो हासिल कर चुकी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 सीटें अपने नाम की हैं, मुस्लिम लीग नून ने 3 सीटें पे कामयाबी हासिल की है, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। ये 19 नशिस्तें हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट तभी बताई जाएगी जब सरकारी तौर पर नताइज सामने आ जाएंगे। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, बड़ा बेहतरीन रहा, कल सिक्योरिटी के मामलात भी बेहतर रहे, अच्छे से पोलिंग भी हो गई, लोगों ने अपना हक के राय दही भी इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी कमाल कर रही है, कमाल कर दिया। 9 सीटें, ये 47 तो नहीं हो जाएगा? हंस रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैडम सिद्रा मुनीर, आप हमेशा शरारत के मूड में होती हैं और शरारत में ही आप खबर दे जाती हैं। हाँ, मैंने तो सवाल किया है सर, आप बड़े सहाफ़ी हैं। नून लीग वाले दावे कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब खुद जो गिलगित बल्तिस्तान है इसके इलेक्शन की कमान करने वहाँ पर पहुँचे, जो नून लीग पर बहुत सवालिया निशान है। हाँ। दूसरी तरफ जरदारी के 2 बच्चे छोटे छोटे, एक आसफा भुट्टो साहबा और बिलावल भुट्टो साहब। सर वो चेयरमैन है पार्टी के, आप उनको छोटे छोटे बच्चे भाई छोटे देखिए नवाज शरीफ के मुकाबले में, जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में वो भी बच्चे हैं। वो देखिए जरदारी मियां सफदर साहब भी नवाज शरीफ के मुकाबले में वो भी बच्चे हैं। मियां सफदर साहब भी तो वहाँ गए थे, वो उन्होंने बताया जाके कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और उनकी आलिया वज़ीर आला है, मैं गर्मी में जलील हो रहा हूँ। मैं थे ताड़े नाल। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। बाज़ राय ये क्योंकि अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और गिलगित वाले जो उम्मीदवार जीते हैं और पीपल्स पार्टी खुसूसन वो बेताब है कि हमारा नोटिफिकेशन जारी हो और हम हुकूमत बनाएं। खबर ये है कि इस वक्त इशू कोई और है, लेकिन अंदर खाने यही बात है। सही। इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और वहाँ बड़ा इजलास चल रहा है बजट के हवाले से। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, इसलिए बजट 5 से 10 तारीख के लिए भाई हुकूमत भी तो दे दी है ना उन्हें,
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी तो नून लीग ने दे दी उन्हें, कैसे दे दी हुकूमत सर? बनाओ भाई उन्होंने 9 सीटें जीती हैं, कल इलेक्शन हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं, इस वक्त की जो रिपोर्ट है, जो पीटीआई वहां पे दावा कर रही है, वो कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्म 45 की बात करें तो पीटीआई क्लीन स्वीप कर चुकी है, उनका दावा है। पीटीआई कह रही है, ये पीटीआई कह रही है सर, पीटीआई, और वो कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार भी हमारे हैं। पीटीआई तो हमेशा से ये कहती है, सिवाय 2018 के इलेक्शन के कभी कोई फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है, देखिए इस वक्त मेरी जो इत्तलात है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो 11 सीटें लेकर सबसे आगे है जी, लेकिन उसे हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत के लिए 13 नशिस्तें होनी जरूरी है उसके पास। ठीक है, अब देखें अकेले जो है सोलो फ्लाइट पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, अगर तो वो उन्हें 13 सीटें चाहिए, ठीक है, या तो वो दो जो अगर वो कहती है कि हमने बजट से वादते मुस्लिमीन को साथ लेना है तो एक सीट उनके पास है, बात नहीं बनती। ठीक है, अब आजाद उम्मीदवार जो 3 है, आप कह रही हैं 6, मैं कह रहा हूँ 3 है। ठीक, अच्छा सर मेरे पास वैसे 6 की रिपोर्ट है। अच्छा, ये तो बाज अखबारात कुछ कह रहे हैं। अब नून लीग दावा कर रही है कि उनके पास 7 है। अगर पीपल्स पार्टी के पास 9, 10, 11 हैं तो फिर भी वो मरहून मिन्नत है हुकूमत साजी के लिए नून लीग की या फिर आजाद उम्मीदवार। लेकिन सर मेजॉरिटी तो उनकी है, मेजॉरिटी उनकी है वो। अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स है कि वजीर आज़म पाकिस्तान वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब के गिले शिकवे दूर करने प्रेसिडेंट हाउस गए थे, और अंदर खाने की खबर यह है कि वहाँ पे उन्हें हमायत मिल चुकी है कि हम आपकी पीपल्स पार्टी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम बजट भी मंजूर करवाएंगे और हम 28वीं तरमीम भी करवाएंगे, उसके इवज हुकूमत हमारी होगी। उनके आप तो जीत गए, लिहाजा नून लीग ने उन्हें कहा है वजीर आजम ने कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप अक्सरियती पार्टी हैं और आप जो है ना वो इसका मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी मिलके जो है जी ऐसे देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान एक अहम खित्ता है मुल्क का, बिल्कुल, और वहाँ की जो सियासत है और वहाँ के जो सियासी हालात हैं और वहाँ के जो इंतखाबात के नताइज हैं वो कौमी सियासत की तरफ इशारा करते हैं, अच्छा, मरकज की तरफ इशारा करते हैं। अब देखें, हमने आस्ता आस्ता इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम कि आस्ता आस्ता हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के नताइज हैं वहां पे भी पीपल्स पार्टी ने विन किया और उनकी हुकूमत बनी। अब जो जीबी है वहां पे भी पीपल्स पार्टी ने विन किया और उनकी हुकूमत बनी, और ये आस्ता आस्ता जो हालात हैं ये मरकज की सियासत की तरफ, आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि आइंदा अगर इंतखाबात हुए, जब भी हुए, वो 3 साल में हुए, वो 4 साल में हुए, जनरल इलेक्शंस की बात करें तो उस तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और नून लीग को नॉकआउट कर सकती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, देखें ये इंतखाबात बड़ा अहम था, अगर 24 सीटें थी, नून लीग को पीपल्स पार्टी कैसे नॉकआउट कर देगी? मतलब नून लीग के साथ अवाम का कोई गैप आ गया है, कोई अवाम परेशान हो गई है, तंग हो गई है, उनसे कैसे? किनसे? नून लीग से। आप कह रहे हैं कि नॉकआउट पीपल्स पार्टी कर सकती है? नहीं, आपको नहीं पता। अब देखिए आपके जो जीबी है मैडम, सर मुझे जीबी में नवाज शरीफ, अब देखिए मुझे जो दुख है, जो मैं दुखी हूं ना इस वक्त, मेरी तमाम तर हमदर्दियां आज के प्रोग्राम में जो हैं, आज के प्रोग्राम में वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। अच्छा। वो इसलिए कि वो बेचारे बड़ी मुद्दत के बाद रायवंड से निकले और बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में गए और इंतखाबी कैंपेन की, और फिर तलात ये भी हैं कि पंजाब हुकूमत के जो कंटेनर में अस्पताल मौजूद हैं, मोबाइल अस्पताल, वो भी वहां पे गए। नून लीग ने पंजाब हुकूमत के फंड से MRI भी दी, वहां के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, मरीजों के लिए। वहां जो करोड़ों रुपए की लागत से ये इलेक्शन जीतने के लिए, यानी कि जीतने के लिए कि एक लोगों को बताना था कि नून लीग आपके मसाइल हल कर सकती है, तो वहां पे उन्हें जो एंजियोग्राफी लैब है वो भी दी, 5 लैबें दी वहां। लेकिन लोगों ने नवाज शरीफ ने गिला भी किया कि मुझे क्यों निकाला और आप मेरे लिए बाहर क्यों नहीं निकले जब मेरे पे वक्त आया, तो मैं ही वो लीडर हूं जो आपको जो है ना वो आपके मसाइल हल कर सकता है, आपको तलीमी
जो सहूलियात हैं वो दे सकता है अपने बच्चों को, नवाज शरीफ ही वो है जो आपको हेल्थ की सहूलियात दे सकता है, और नवाज शरीफ ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना सकता है, आपके तरक्याती काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकती। लेकिन मुझे ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा मैडम जी कि लोगों ने नवाज शरीफ की बात पे कान क्यों नहीं धरा, ठीक, और वो दूसरे नंबर पे आ गए, पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी आ गई, ठीक है, ठीक है। अब इससे मुझे जो दुख हुआ दिली कि लोगों को चाहिए था कि नवाज शरीफ की इज्जत रख लेते, उनका भरम रख लेते और उनको जनाब वोट देते, उन्हें कामयाब कराते, हम भरम रखने में ही मारे जाएं। फिर वो सर जी ए भी तो साडा कोई भरम रखन है, देखे ना ऐसी आवाम ने सारे आपका लाहौर पेरिस नहीं बना, उन्होंने दावा किया था कि हम पेरिस बनाएंगे, एशिया का टाइगर बनाएंगे पंजाब को, पाकिस्तान को। जावेद साहब लाहौर में उन्होंने पेरिस बना देता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में लाहौर बनाने गए सन। अब लेकिन मेरी जो है ना वो मैं ज़ाहिर अफसोस करता हूँ नून लीग के कि पूरी की पूरी क़यादत वहाँ गई और नून लीग हार गई वहाँ। अब होने क्या वाला है ये बताएं, होने वाला ये है दोबारा से जीबी में भी इकट्ठे नजर आएंगे हमें जी, देखें, या पीपल्स पार्टी नाराज है या मान जाएगी, ये बताएं। मैं अर्ज करता हूँ अब तक के इतलात जो हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है, ठीक है, और उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और नून लीग उसकी हमायत करेगी, भरपूर अंदाज में करेगी, अच्छा, चूंकि हुकूमत बनाने में देखें ये लेकिन सर पीपल्स पार्टी नाराज है। कल भी मैं प्रोग्राम कर रही थी, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो नाराज हैं नून लीग से और वो बर्मिला इजहार कर रहे हैं। मैं आपको उन्होंने धांधली पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया। मैं आपको बात बताऊं, हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के जो नताइज है ना जी, इसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। अच्छा। नून लीग के जो साबिक वज़ीर आला हैं और वहाँ बड़े लीडर थे नवाज शरीफ साहब ने उन्हें साथ साथ रखा, हाफिज हफीजुर रहमान साहब वो हार गए, साबिक गवर्नर जो हैं अपना अख्तर जलील साहब वो हार गए। जब इलेक्शन में बाहर निकलेंगे तो अवाम कैसे आपको कबूल करेगी? देखिए ना, हाँ, मसला ये है सारे साल आप गायब रहे और जब इलेक्शन हो तो आप जो है वो अब नून लीग को क्यों मार पड़ी है? नून लीग इलेक्शन के आखिरी दिनों में वहां पे गई है, ठीक है, पहले जाते तो कुछ बेहतर होता। देखिए वहां पे जो मसाइल हल होते हैं ना अमली, तो अब देखिए मरियम नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने अपने पंजाब के मरीजों का गला काट कर कट लगाकर फंड में, उन्हें इतनी मोहब्बत है केपी के हम पंजाब के फंड्स अपने तौर पे जिधर मर्जी बांटते फिर जिधर मर्जी लगाते। देखिए उन्होंने इतना मरियम साहबा ने दुख फील किया केपी के सॉरी जीबी के लोगों का कि इलेक्शन से पहले ही उसकी तैयारी शुरू की, और वहां जनाब एमआरआई मशीन भी दी, मोबाइल अस्पताल हो जाएगा आने वाले दिनों में, आप ही खबर देंगे, और लोगों ने फिर उनका भरम नहीं रखा। मेरा तो दिल टूट गया, सच्ची बात कि नवाज शरीफ साहब का भरम रखना चाहिए था। मरियम ने जो अपने सूबे के फंड थोड़े बहुते कट लगाकर अस्पतालों के फंड को कट लगा और वहां जनाबे वाला हेल्थ की ठीक है। जावेद इकबाल साहब कल तक का इंतजार करते हैं क्योंकि कल तक जो है वो सरकारी नताइज बिल्कुल मामला पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कहाँ से धांधली का शोर उठता है, कौन इन इंतखाबात के नताइज को एक्सेप्ट करता है। कल तक का टाइम दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा से बात करेंगे। मुझे आपने तब तक के लिए इजाजत देनी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिए। अल्लाह की दुआ में।